इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जिसके आने की संभावना आपके एग्जाम में एकदम 100% है। बस आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। वो तुम्हें हराकर नहीं जीतते, ठीक है ना। वो तुम्हें हराकर नहीं जीतते, वो तुम्हारा हौसला तोड़कर जीतते हैं। हार हो जाए कोई बात नहीं है, हार हो जाए कोई बात नहीं है, हौसला नहीं टूटना चाहिए। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यदि आप लोग मन में ही ठान लेंगे कि नहीं हम लोग को जीतना है तो समझिए आप लोगों की जीत फिक्स है, समझ गए ना। कोई यदि जीतता है आपसे ना तो समझिए कि वो आपका हौसला तोड़ के आप लोगों से जीतता है। तो हौसला बस नहीं टूटना चाहिए, बस उम्मीद जिंदा रहना चाहिए कि बस हम लोग को एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। यहां से आप लोगों के फिजिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। आप लोगों को सब कुछ क्या करेंगे हम यहां से क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और यहां से जो आप लोगों को पीडीएफ होगा मेरे भाई, ठीक है ना, जो पीडीएफ होगा आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, ये आप लोग का ऐप का नेम है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग यहां से ले सकते हैं। मात्र पीडीएफ का जो प्राइस है वो 49 रुपये है। आपको फिजिक्स का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लास का पीडीएफ, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मतलब गेस किया हुआ सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आते हैं और यहां से आते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, बहुत ही स्पेशल है। देखिए बोला गया कि आइसोटोप तथा आइसोबार से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। देखिए आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है ना, समस्थानिक। यानी कहने का मतलब है कि जो ना के परमाणु संख्या, ठीक है ना, समान रहेगा किंतु द्रव्यमान असमान रहेगा, उसे आइसोटोप कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नामे में सम स्थान, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये वाला क्या है, ये वाला स्थान है, क्या है, ये वाला स्थान है। तो ये स्थान वाला जो संख्या होगा ना वो बदलना नहीं चाहिए। देखिए जैसे हमनी के एकड़ा में 8 है, एकड़ों में 8 है, तो ये दोनों को हमनी के क्या बोलेंगे, हमनी के बोलेंगे आइसोटोप बोलेंगे, यानी समस्थानिक हमनी के बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए एकड़ों में 8 है, एकड़ों में 8 है, एकड़ों में 8 है, तीनों में 8 है, मतलब परमाणु संख्या समान रहेगा, ठीक है ना। यानी ऐसा तत्व, ठीक है ना, जो ना में परमाणु संख्या समान रहेगा तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, आइसोटोप बोलते हैं, यानी समस्थानिक हमनी के बोलते हैं। बट यही आप लोग का हो गया, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 82 है, 82 है, 82 है, सेम है। बाकी ये वाला अलग है, ठीक है ना। तो परमाणु जो देखिए परमाणु संख्या सेम रहेगा, ठीक है ना। बट ये जो है ना ऊपर वाला, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना, तो ये हमनी का रहेगा अलग अलग रहेगा, लेकिन नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, तो सेम है। तो सेम नीचे वाला मतलब परमाणु संख्या सेम रहेगा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहेगा। देखिए 35 है, 37 है, अलग अलग है ना। तो ये परमाणु संख्या सिर्फ सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक। चलिए ये आप लोग समझ गए हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये इंग्लिश मीडियम में है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है कि एटम ऑफ, ठीक है ना, एन एलिमेंट विच हैव द, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से देखेंगे विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग हम क्या बताते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है मेरे भाई वो हमनी के सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो है मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, वो हमनी के सेम होना चाहिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर हमनी क्या होगा, यहां से सेम होगा। देखिए 8 है, 8 है, 8 है, एटॉमिक नंबर हमनी के सेम होगा। आगे चलते हैं। देखिए अब आता है आइसोबार, ठीक है ना। अब हमनी के आता है यहां से कि आइसोबार, आइसोबार क्या होता है। देखिए आइसोबार क्या होता है कि मतलब तत्वों के परमाणु, ठीक है ना, यानी जिसकी द्रव्यमान संख्या समान रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा मेरे भाई, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान रहेगा किंतु परमाणु संख्या असमान रहेगा, उसे आइसोबार कहते हैं, ठीक है ना। यानी हमनी को ऐसा मतलब हमनी के लेना है तत्व जो ना में हमनी के द्रव्यमान संख्या, यानी ऊपरवा वाला ये 76 है, ये 76 है, सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, यानी समभारिक बोलेंगे, ठीक है ना। समभारिक देखिए नामे में है, रटना नहीं है, समभारिक। भार मतलब क्या समझिए, द्रव्यमान, भार मतलब क्या, द्रव्यमान है ना। तो ऐसा तत्व जो ना के भार समान होके, ऐसा तत्व जौना के भार समान होके क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। देखिए तो हमने के में 76 है, 76 है, तो ये हमने संभारिक हो गया। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब इन लोगों का
द्रव्यमान संख्या सेम है, यानी करिए भार सेम है, भार सेम है। संभारिक आप लोग रटा मत मारिएगा, संभारिक मतलब ऐसा तत्व जो ना के भार समान होके ओकरा के संभारिक कहते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर देखिएगा 7 है, 7 है, हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते देखिए आइसोटोन, ठीक है ना, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। देखिए सम न्यूट्रॉनिक नामे में है, सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब समान, ठीक है ना। यहां से मेरे भाई, ठीक है ना, यहां से आप लोग देखिएगा कि सम मतलब क्या, समान, और न्यूट्रॉन मतलब क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ऐसा तत्व जौना में न्यूट्रॉन की संख्या समान रहे, बुझा गई। ऐसा तत्व जौना में न्यूट्रॉन की संख्या समान रहे ओकरा के सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, और ओकरा के इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। देख लीजिए, समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले न्यूक्लियाई को आइसोटोन कहते हैं, यानी जौना में न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा ओकरा के सम न्यूट्रॉनिक बन के बोलेंगे। अब न्यूट्रॉन निकलता कैसे है, a माइनस जेड, ठीक है ना। क्या होता है, a माइनस जेड, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए दोनों का 2 दूसरे में आ गया कि नहीं आ गया, फिर समझाते हैं, फिर से, ठीक है ना, फिर समझाते हैं। देखिए हमनी के ये वाला है जेड, ठीक है ना, ये वाला जेड है, ये वाला ए है, ए में से जेड घटाइए, 3 में से 1 गया, ठीक है ना, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 4 है, 2 है, 4 में से 2 घटाइए, कितना बचा, 2। तो देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या है, सेम है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, तो क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 11 है, तो 23 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर हमने के 24 है, यहाँ 12 है, 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 12 है। देखिए ये 12 12 सेम हो गया, तो हमने क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। एग्जाम में ये आता है सवाल, ठीक है ना, एग्जाम में आता है और आप लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने का जरूरत नहीं, खेला खत्म इसका, ठीक है ना, गया, टाटा बाय बाय, गुड बाय, खत्म। चलिए आगे चलते हैं, 3 नंबर में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम है। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 23 में से 11 गया 12 हो जाएगा, यहाँ 24 में से 12 घटेगा, 12 बचेगा। तो यहीं पर आप लोगों को समझा दिए मेरे भाई कि मतलब जो ना हमनी के न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस का जो नंबर है वो सेम रहेगा, उसका बोलेंगे, उसे हमनी बोलेंगे आइसोटोन, हमनी के बोलेंगे, समझ गए ना। चलिए अब देखिए धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है ना, आप लोग के एग्जाम के लिए धारा घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सिंपल परिभाषा में आप लोग समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, किसी चालक तार का प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में, ठीक है ना, गुजरने वाली धारा को चालक का धारा घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। फार्मूला आप लोग देखेंगे, जे बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है आई बटा ए, ठीक है ना, जे बराबर क्या होता है, आई बटा में ए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, किसी चालक तार का प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी देखिए ये एरिया है, ठीक है ना, यानी इकाई क्षेत्रफल में जितना धारा जाई ओकरा हमनी के धारा घनत्व बोलते हैं। फार्मूला से परिभाषा लिखिएगा, फार्मूला से देखिए जे बराबर आई बटा ए है ना, तो ये ए का है, एरिया है, तो इकाई एरिया में मतलब जब हम लोग एरिया का मान क्या करेंगे, एरिया का मान जब हमनी के 1 कर देंगे तो ये जो जे है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी इकाई क्षेत्रफल में जितना धारा जाएगा इस धारा को धारा घनत्व बोलते हैं। बोलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप लोग कि इकाई एरिया में जितना धारा जाएगा उस धारा को धारा घनत्व बोलते हैं। खत्म, आप लोग पढ़िए, वही लिखे हैं कि चालक तार का प्रति इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, चालक का धारा घनत्व बोलते हैं। ये हमनी के मेरे भाई सदिश राशि है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये कैसा राशि है, ये हमनी के सदिश राशि है और ये हमनी के फॉर्मूला होता है, समझ गए। चलिए तो यहाँ से हम आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां से आप लोग मेरे भाई, ठीक है ना, जोश जुनून को पूरा हाई रखिएगा और आप ही लोग के लिए देखिए न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। जीत के लिए आप लोग निकले हैं, बस समझिए कि जीत ही मिलनी चाहिए और परिश्रम इतनी शिद्दत से करना है, समझ गए ना, परिश्रम इतनी शिद्दत से करना है कि हार भी समझिए कि शर्मा जाए, ठीक है ना, कि हम किसके गले लग रहे हैं, समझ गए ना, हार को भी शर्मा देना है। बस आप लोग मेरे भाई मेहनत करते रहिएगा, समझ गए ना, समय बहुत कम है और हम लोग को मेहनत नहीं ज्यादा करना है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहां से आप लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। देखिए संधारित्र की किन मतलब धारिता जो होती है किन 2 बातों पर करती है, याद नहीं करना है। फार्मूला आप लोग को 1 नंबरिया में कराया है ना, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा में डी। आप लोग देख लीजिए, ये प्लेटों के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के बीच की दूरी पे और माध्यम पे करता है डिनोट, बस खत्म हो गया। फार्मूला से आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना, फार्मूला से लिख देंगे कि वो एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच के दूरी पे डिपेंड करता है और माध्यम के परावैद्युतांक पे करता है, बस खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए प्लेटों के क्षेत्रफल पे हो गया, प्लेटों के बीच के दूरी पे हो गया, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम पर हो गया, खत्म हो गया आप लोग का। देख रहे हैं ना, फार्मूला से आप लोग को याद करना है, एकदम फार्मूला आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, ठीक है ना।
चलिए यहां से हमने के आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए देखिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, उनके आयाम लगभग समान होनी चाहिए, वह एक ही दिशा में चलनी चाहिए, वह एक दूसरे के निकट होनी चाहिए, वह एक ही मतलब संकीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, भीरी होना चाहिए, पास होना चाहिए। यहाँ से आप लोग देखें कलांतर सेम होना चाहिए, वह एक वरी होना चाहिए, वह मतलब क्या, देखिए आप लोग 8 गो लिख के ला दिए हैं। एग्जाम में आप लोगों से 8 गो नहीं पूछेगा, 2 गो पूछेगा। आप लोग खुद बोलिए आप लोग अपने मन में कि आवृत्ति समान होना चाहिए, आयाम समान होना चाहिए, उनका एक ही दिशा में जाना चाहिए, कलांतर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, वह एक दूसरे के निकट होना चाहिए। बस खत्म हो गया एकदम। आप लोग खाली अपने मुँह में बोलिए ना 4-5 बार खाली आप लोग बोलिए, याद हो जाएगा कि प्रकाश स्रोत एक वरी कहने का मतलब है ना कि एक ही रंग का, ठीक है ना, लाल है तो लाल, पीला है तो पीला, गुलाबी है तो गुलाबी, ठीक है ना, मतलब एक ही कलर का होना चाहिए। आप लोग समझ गए? तो एक वरी होना चाहिए, कलांतर सेम होना चाहिए, वह एक दूसरे के निकट होना चाहिए, एक ही दिशा में चलना चाहिए, आयाम सेम होना चाहिए, आवृत्ति सेम होना चाहिए। आप लोग बोलिए 5-6 बार, 5-6 बार बोलिएगा तो सब याद हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए ये आप लोग का हो गया मेरे भाई। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, उन लोग का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन हो गया। फिर वो एक दूसरे के भेरी मतलब वेरी क्लोज होना चाहिए, पास होना चाहिए, उन लोग का क्या होना चाहिए, उन लोग का जो होता है ना कलर, जो उन लोग का कलर होता है वो सेम होना चाहिए। समझ गए? ये आप लोग का हो गया। अब देखिए कार्बन डेटिंग का होता है। अब कार्बन डेटिंग होता है देखिए मेरे भाई, ठीक है ना, मान लीजिए कभी भूकंप आता है, कभी मान लीजिए बाढ़ आता है, कभी मान लीजिए कुछ ऐसा चीज आता है जिससे कोई पदार्थ, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर बहुत वर्षों से दब जाता है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई इंसाने दब जाता है, कोई जानवरे दब जाता है, चाहे कोई पेड़ पौधा ही क्या होता है जमीन के अंदर दब जाता है, तो उसके उम्र का पता लगाने के लिए कि यह कितने साल से अंदर दबा हुआ है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कोनो आदमी है, ठीक है ना, कोनो आदमी है वो जमीन के अंदर मान लीजिए कि 50 साल से क्या है उधसा हुआ है, तो उसके जो हड्डी है ना, तो उसका हड्डी से लोग पता कर लेगा ना साइंटिस्ट कि हाँ ये जो आदमी है वह कितने बरस पहले ही मरा है, ठीक है ना, कितने वर्ष पहले ही मरा है, मृत्यु हुआ है, सब कुछ पता कर लेगा, ठीक है ना। तो वह किसके विधि से होता है? कार्बन डेटिंग विधि से होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोग के लिए सब कुछ कि कार्बन डेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना, ठीक है ना। यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित होती है। अगर किसी को भी, ठीक है ना, किसी चीज की आयु को लेकर शंका होती है तो फिर इसी के माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। समझ गए ना? तो ये आप लोग का यहाँ पर सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से मेरे भाई आगे चलते हैं, 6 नंबर हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए हम सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है देखिए, ये हमने के जीवन काल समय चक्र का मतलब ये कितने साल से जमीन के अंदर दबा हुआ है, इसकी उम्र क्या है, ठीक है ना, तो इसकी उम्र भी पता चल जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोनो कुत्ता जमीन के अंदर दब गया, ठीक है ना, तो उसके हड्डी से पता चल जाएगा ना कि ये जो हड्डी है वह ये कुत्ता का उम्र क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब हड्डी से सिर्फ, ठीक है ना, हड्डी से मतलब जो होता है ना कार्बनिक जो होता है उन लोगों में होता है पदार्थ, उस पदार्थ से सिर्फ पता कर लिया जाएगा ना कि इस आदमी का चाहे इस कुत्ता का मतलब जिसका भी मिलेगा वह इसका उम्र क्या था, यह कितने साल से जमीन के अंदर दबा हुआ है, सब कुछ पता कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ में तो आप लोगों को सारा दे ही दिया जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि हर उस आंख में चुभना है, ठीक है ना, हर उस आंख में चुभना है जिन्होंने हमें देखकर इग्नोर किया है, जिन्होंने बोला था कि तेरे बस की बात नहीं है, उन सारी आंखों में चुभना है, एकदम समझिए कि चुभना है, बस चुभना है। और हम लोग को मेहनत इतना खामोशी से करना है कि बस समझिए कि रिजल्ट भौकाल मचना चाहिए, रिजल्ट जवाब देना चाहिए। समझ गए ना? तो बस आप लोग को मेहनत करते रहना है, बस आप लोग मेहनत करिए। चलिए यहाँ से चोक कुंडली क्या होता है देखेंगे मेरे भाई, प्रतिवर्ती धारा, ठीक है ना। यहाँ से मेरे भाई देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, प्रतिवर्ती धारा, यहां से आप लोग देखेंगे कि प्रतिवर्ती धारा प्रतिवर्ती, ठीक है ना, यहां देखें प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विद्युत ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन उपलब्ध है जिसे चोक कुंडली कहते हैं, ठीक है ना। यह एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली होती है जो एक पृथकृत तांबे के मोटे तार को बहुत से फेरों में लोहे की पटली क्रोड से लपेट कर बनाई जाती है। देखिए हमने चोक कुंडली क्या होता है, चोक कुंडली यह होता है ना कि यह एसी को कंट्रोल करता है। समझ गए ना, क्या करता है? एसी को कंट्रोल करता है। लेकिन
कंट्रोल करने के दौरान यह ऊर्जा का क्षय नहीं करता है। मान लीजिए कि हम ऐसा पदार्थ ही लगा दें जो एसी को तो कंट्रोल करा, मतलब मान लीजिए कर लेगा, लेकिन एसी को कंट्रोल करने के दौरान वह कुछ ऊर्जा का ह्रास कर देगा, तो मालूम चलेगा फोकटे का बिजली बिल आ गया। होगा कि नहीं होगा? फोकटे का बिजली बिल आ गया। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल से आता है 1 करोड़ रुपया आता है बिहार में लगाने के लिए, तो क्या 1 करोड़ रुपया बिहार में लग पाता है? नहीं लग पाता है। सेंट्रल से जेव ही आएगा स्टेट में तो मालूम चलेगा कि 80 लाख हो गया, ठीक है ना, 60 लाख हो गया। अब जेव ही बिहार में आएगा तो बिहार से जेव ही मान लीजिए कि जाएगा बनाने के, मतलब जहाँ से मतलब कि कोई ठेकेदार के पास जाएगा तो 30 लाख हो जाएगा। सोचिए सेंट्रल से कितना आया था? 1 करोड़, लेकिन ठेकेदार के पास पहुंचा कितना? 30 लाख है। अब वो कराए में से ठेकेदार मारेगा 10 लाख तो बचेगा 20 लाख है। तो बताइए सेंट्रल से चला 1 करोड़, काम हुआ कितना? 20 लाख है, यानी बीच में 80 लाख गायब, ठीक है ना, बीच में 80 लाख गायब। तो उसी प्रकार से एकरा में ऐसा काम नहीं होता है। और मान लीजिए एकरा में हम चोक कुंडली लगा देंगे, ठीक है ना, तो मान लीजिए कोनो एसी करंट आया, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि कंट्रोल करने के दौरान ऊर्जा ही नष्ट कर देगा, ऊर्जा ही खत्म करेगा, तो फिर फोकटे का बिजली बिल आएगा। और आप लोग कहिएगा कि पता नहीं हम बॉल जराइयो नहीं रहे हैं तब वो बिजली बिल आ रहा है। तो ऐसा काम को रोकने के लिए क्या लगा गया? चोक कुंडली। यह ऐसा चीज होता है कि वह एसी को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, लेकिन कंट्रोल करने के दौरान ऊर्जा का क्षय नहीं करेगा। एकदम ईमानदार, ठीक है ना, एकदम ईमानदार होता है। जिस काम के लिए लाया गया है उसी काम को करता है, ठीक है ना। यानी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा का ह्रास हुए बिना धारा को कम करने का एक साधन है, ठीक है ना। तो जिसे चोक कुंडली हमने ये कहते हैं। यह चोक कुंडली कैसा बनता है? तांबे को पटलित करके हम के बनाते हैं, ठीक है ना। यहां देखेंगे चोक कुंडली की औसत शक्ति लगभग 0 होती है, ठीक है ना। चोक कुंडली की औसत शक्ति, ठीक है ना, लगभग नगण्य 0 होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि उन्हें से 1 करोड़ रुपया आया और बीच में 1000 रुपया मान लीजिए कि खर्चे हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है? कोनो फर्क पड़ेगा? 1 करोड़ में से आप 1000 रुपया खर्च कर दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 करोड़ में से आप 1 लाख रुपया खर्च कर दीजिएगा तो वो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 करोड़ में से 1000 रुपया खर्च होगा तो ना के बराबर, क्या कहेंगे? ना के बराबर। तो उसी प्रकार से चोक कुंडली में औसत शक्ति क्या होती है? लगभग 0 होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है? वाटहीन धारा। वाटहीन धारा कोना का बोलते हैं? जो नाम औसत शक्ति क्या हो? लगभग 0 हो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, चोक कुंडली जो होता है वह वाटहीन धारा पे क्या करता है? हमने काम करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। ये आप लोग का चोक कुंडली का इमेज है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरे भाई आप लोग का चोक कुंडली का इमेज है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। ये चलिए आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, पूरा आप लोगों को तो हम समझाइए दिए हैं, बस आप लोगों को सिंपल से क्या करना है कि परिभाषा याद कर लेना है। लेकिन यहां पढ़ देते हैं, देखिए, इन अल्टरनेटिव करंट सर्किट देयर इज अ मीन अवेलेबल टू रिड्यूस द करंट विदाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख रहे हैं ना, विदाउट, यहां पर देख लिए, यहां पर वर्ड यूज किए हैं विदाउट लॉस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा उसके विदाउट लॉस, मतलब बिना लॉस किए हुए क्या करेगा कि एसी को कम कर देगा, ठीक है ना, धारा को कम करेगा, ठीक है ना। तो ओकरा में हमने क्या करते हैं? एकरा के यूज करते हैं। चलिए, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसा होता है, ठीक है ना। एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसे होता है ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहां देखिए ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना, यहां मेरे भाई देखेंगे कि बोला है कि ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर इन कुंडलियों में प्रतिरोध के कारण उनमें जूल के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है? क्षय हो जाता है। इस दोष को ही ताम्र हानि कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के एग्जाम में ताम्र हानि भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि ताम्र हानि क्या है बताइए? ताम्र हानि, ठीक है ना। तो ताम्र हानि आप लोग देखिए, हमारे ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होता है, एगो प्राथमिक होता है, एगो द्वितीयक होता है। जोना में देखिए जब विद्युत धारा जाएगा ना तो भंवर धाराएं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे ट्रांसफार्मर में कई कुंडली होता है? 2 गो, एगो प्राथमिक एगो द्वितीयक होता है। जब दोनों में मान लीजिए कि हमारे करंट जाएगा तो करंट जाने से क्या होता है ना कि वहां मनी के मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा? भंवर धाराएं बनेगा। अब भंवर धाराएं बनेगा ना तो क्या करेगा ना कि एनर्जी को क्या करेगा? वहां पर लॉस करेगा, ठीक है ना। तो जो एनर्जी हमनी के लॉस होता है, ठीक है ना, तो जो एनर्जी हमनी के लॉस होता है वो करे हमनी कहते हैं ताम्र हानि। अब ताम्र कैसे आया? तो जौन हमनी के मान लीजिए कि जौन आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर चीज में तांबा लग रहा है,
लग रहा है ना, संयोजक तार में तांबा लग रहा है, चोक कुंडली में तांबा लगता है, ट्रांसफार्मर के जो क्रोड होते हैं, ठीक है ना, तो ओकरों में लेके देखिए मतलब तांबा का यूज थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, तो ओकरे में क्या कहते हैं हम लोग, ताम्रहानि कहते हैं, समझ गए ना। ट्रांसफार्मर का देखिए जो हमने के बनता है ना, तो ओकरा में मतलब तांबा का कुछ अंश रहता है, ठीक है ना, तो अगर में क्या कहते हैं, ताम्रहानि हमने के कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होता है। जब विद्युत धारा जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेगा कि वो जो हमने के इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा ओकरा के हीट में बदलेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, हीट में बदलेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए अपने मोबाइल को आप लोग चलाते हैं, मोबाइल गर्म होता है। मोबाइल काहे गर्म होता है, क्योंकि मोबाइल का जो आप लोग का एनर्जी था, ठीक है ना, वह आपके हीट में बदल रहा है। क्या बदल रहा है, हीट में बदल रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल गर्म हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब ट्रांसफार्मर भी आप लोग कभी कभी देखे होंगे ना कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, समझ गया ना, तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है वो हमन के हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय हमन के बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल से याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा तो ओकरा में वो हीट में बदलेगा, और हीट में बदलेगा तो हमन के हीट से तो काम है नहीं। अब कोई चाहता है कि मोबाइल गर्म हो, कोई नहीं चाहता है, सब कोई चाहता है कि मोबाइल एकदम ठंडा रहे, कोई चाहता है कि ट्रांसफार्मर गर्म होके, नहीं चाहता है। बट क्या होता है कि उसमें हमने के कुछ हीट में बदलेगा, और हीट में बदलने से क्या होगा कि कुछ ऊर्जा का पार्ट तो लॉस होना ही होना है, एकदम फिक्स है। तो ऊपर एक हमने ट्रांसफार्मर का क्या कहते हैं, ऊर्जा हानि हमने के कहते हैं। ये आप लोग का हो गया मेरे भाई। अब चलिए अर्धचालक के होल से क्या समझते हैं। अर्धचालक में देखिए, अर्धचालक में होल का काम क्या होता है, आप लोग ध्यान से यहाँ से समझेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं कि इंडियम, ठीक है ना, इंडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिलिकॉन पर इंडियम की डोपिंग की जाती है तो होल का निर्माण होता है। इस तरह के अर्धचालक में सामान्यतः, ठीक है ना, तापमान मतलब सामान्य तापमान पर वैलेंस बैंड के होल्स की संख्या कंडक्शन बैंड की इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ऐसे अर्धचालक को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवाह की होल्स की वजह से होती है। यानी यहाँ पर पी प्रकार होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पी है, ठीक है ना, यहाँ छूट गया है, यहाँ हमने के पी था, ठीक है ना, हमने के पी अर्धचालक के बारे में बताना है। तो आप लोग को हम कितना बार बताए हैं कि अर्धचालक 2 प्रकार के होता है, एगो पी टाइप होता है, एगो हमने के एन टाइप होता है। पी टाइप में हम लोग वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं, और एन टाइप में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। जब वर्ग 13 के तत्वों को मिलाएंगे तो ओकरा में होल बनेगा, और होल बनने की वजह से क्या होगा कि जो ओकरा में हमने के प्रवाहित होगा वह हमने के होल की वजह से होता है। क्या होता है, होल के होता है, वो कारण से वही लिखा गया है यहाँ पर कि जब इंडियम मिलाएंगे, ठीक है ना, इंडियम मिलाएंगे, बोरोन मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ओकरा में क्या बनाएगा, होल बनाएगा। और जब हमने के फास्फोरस मिलाएंगे तो एन टाइप बनाएगा। तो देखिए, तो याद रखिएगा, वर्ग 13 के तत्व को मिलाएंगे तो हमने के पी टाइप बनेगा, वर्ग 15 के तत्व को मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। वर्ग 13 में बोरोन इंडियम होता है और वर्ग 15 में फास्फोरस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का यह हो गया, ठीक है ना। तो अर्धचालक देखिए, जब पी प्रकार के अर्धचालकों में जब धारा प्रवाह होता है तो वह हमारी कोना की वजह से, होल्स की वजह से होता है, और एन टाइप में क्या होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमनी के होल के बारे में कुछ लिखे हैं कि जो हमनी के छिद्र होता है, छिद्र कहने का मतलब होल, वह इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, समझ गए ना। तो ये आप लोग का एक नंबरिया सवाल बन सकता है कि जो होल होते हैं वह इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, हल्का होते हैं, भारी होते हैं, समान होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि जो हमनी के छिद्र होते हैं, यानी जो होल होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं। छिद्रों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है, यानी जो छिद्र की जो होगी गतिशीलता वह इससे कम होगी, यानी ये क्या कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसे में, ठीक है ना, देखिएगा, वे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि धन आवे, ठीक है ना, यानी पी टाइप का आपको जैसे मतलब फील आएगा, ठीक है ना, जैसे फील आएगा ना कि पी जो है ना वह पॉजिटिव है, एन जो है निगेटिव है, लेकिन फील आएगा, ठीक है ना। बट कहानी कुछ और रहता है। जैसे आप लोग बताए हैं कि पी टाइप जो होता है चाहे एन टाइप होता है, यह दोनों आप लोग देखिएगा ना तो दोनों हमारे क्या होता है, उदासीन होता है, दोनों उदासीन होता है। पी टाइप और एन टाइप दोनों उदासीन होता है, लेकिन ऐसा फील आएगा खाली, ठीक है ना, कहेगा फील आएगा ना कि पी टाइप होता है धन आवेशित और एन टाइप होता है
ऋण आवेशित। लेकिन सामान्य मतलब देखिएगा एगो थ्योरी के, ठीक है ना, एक अलग नज़र से देखिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के रूप में देखिएगा तो पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। समझ गए, जो कि आप लोग एक नंबरिया में हम कराए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, मॉडुलन को परिभाषित करें। मॉडुलन क्या होता है मेरे भाई, श्रव्य आवृत्ति तरंगों का रेडियो आवृत्ति के तरंगों में, ठीक है ना, अध्यारोपित करना मॉडुलन कहलाता है। समझ गए ना। तो बस आप लोग याद रखना कि श्रव्य आवृत्ति, ठीक है ना, श्रव्य आवृत्ति की जो तरंग होंगी उसको रेडियो तरंग के आवृत्ति में क्या करेंगे हम लोग, अध्यारोपित करने का मतलब क्या है ना, कि मान लीजिए कि आप लोग के सामने, आप लोग के पास एगो बोरा है, ठीक है ना, जिसमें आप लोग चावल धान कुछ रखे हैं। आप लोग करा के साइकिल पे लाद देते हैं, चाहे आप लोग ट्रक में रखते हैं, चाहे बस में रखते हैं, तो वह होता है अध्यारोपित, ठीक है ना। यानी एक सामान को किसी दूसरे वाले मतलब जो होता है वस्तु उस पर रखना, ठीक है ना, और उसके साथ भेजना, ठीक है ना, वह होता है अध्यारोपित। समझ गए ना। तो हम ये क्या करेंगे कि श्रव्य तरंग को, ठीक है ना, रेडियो तरंग में क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम मॉडुलर बोलते हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं सब कुछ लिख दिए, ठीक है ना। जिस तरंगों को मतलब कहने का मतलब है कि मॉडुलन, ठीक है ना, मॉडुलन कहने का मतलब है ना कि जिस तरंग, यानी हमने के श्रव्य आवृत्ति, ठीक है ना, श्रव्य आवृत्ति का क्या होता है, मॉडुलन हम लोग करते हैं, तो इसे मॉडुलक तरंग कहते हैं। अब मॉडुलक तरंग कौन होता है, श्रव्य आवृत्ति, ठीक है ना, यानी जो हमने के रेडियो तरंग में क्या होगा, बदलेगा। समझ गया ना। तो जो रेडियो तरंग में कौन बदलता है, श्रव्य आवृत्ति, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलक तरंग हमने के बोलते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, मॉडुलन हमने कैसे बोल देंगे, ठीक है ना। पूरा आप लोग क्लियर हो गया यहां से। अब देखिएगा, ठीक है ना, बस आप लोग क्या करना है मेरे भाई, ठीक है ना, बस आप लोग को मेहनत करते रहना है। अब आप लोग का डेली यहाँ से 10 गो 2 नंबरिया मतलब डेली कराते रहेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का 10 गो 2 नंबरिया डेली कराते रहेंगे। एक लाइव क्लास में आप लोग को रिवाइज भी हम करवाते रहेंगे। समझ गए ना। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। अब यहाँ से देखिएगा, ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा पैरामीटर क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिएगा अल्फा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है, बोला गया कि इसे संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमनी के संग्राहक धारा हो गया, ठीक है ना, और ये हमनी के उत्सर्जक धारा हो गया। इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और अल्फा का मान 1 से थोड़ा ही कम होता है। कहने का मतलब है ना कि 0.95 या 0.98 ऐसे होता है, ठीक है ना। ये अल्फा का जो मान होता है वह 1 से लगभग कम होता है, लेकिन पूरा कम नहीं होता है, हल्का सा, ठीक है ना मात्रा ऐसे होता है। तो अल्फा का मान इतना होता है। तो याद रखिएगा कि अल्फा का जो मान होता है वह 1 से क्या होता है, कम होता है। एग्जाम में आता है 1 नंबरिया में, तो अल्फा का मान 1 से कम होता है। और ये फार्मूला मेरे भाई याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अल्फा बराबर IC बटा में IE होता है। और आप लोग को PDF मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे बीटा, ठीक है ना। बीटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यह वर्तमान लाभ है जिसे कलेक्टर करेंट, ठीक है ना, और बेस करेंट के अनुपात में क्या करते हैं, हमने क्या परिभाषित करते हैं। देखिए ये हम लोग को हो गया IC और यहाँ हो गया IB, ठीक है ना। तो ये बीटा का मान हमने को हो गया, ठीक है ना। तो बीटा का मान याद रखना है कि IC बटा में क्या होता है, IB होता है। समझ गए ना। बीटा बराबर IC बटा में IB होता है। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। हाँ, बीटा का मान ज्यादा होता है, समझ गए ना। अल्फा का मान 1 से कम होता है और बीटा का मान 1 से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप लोग यहाँ दिखाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ तो लिख देते हैं, ठीक है ना। बीटा का मान याद रखिए, ठीक है ना। बीटा का मान जो होता है मेरे भाई ना, बीटा का मान सामान्यतः 50 होता है, नॉर्मली, ठीक है ना, सामान्यतः 50 होता है। लेकिन यह जा कहां तक जा सकता है, तो ये हमारी के 200 तक भी जा सकता है, याद रखिएगा। समझ गए ना। बीटा का नॉर्मली मान, ठीक है ना, 50 ऐसे होता है। समझ गए ना। 1 से बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। ये जा कहां तक सकता है, 200 तक। तो पूरा आप लोग बता दिए कि अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 1 से ज्यादा होता है, नॉर्मली ऐसे 50 होता है, लेकिन जाने की सोचेगा तो 200 तक हमनी के जा सकता है। तो इसमें आप लोग फिजिक्स के मेरे भाई, ठीक है ना, 10 गो आप लोग को 2 नंबर ये करा दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग को एक भी कोई भी परेशानी आप लोग को यहाँ से नहीं होना चाहिए। आप लोग बस मेहनत करते रहेंगे, आप लोग नोट्स बना लेंगे, चाहे PDF से आप लोग रिवाइज करिए, लेकिन आप लोग करिए। समझ गए ना। आप लोग रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PDF से करिए रिवाइज, या आप लोग वीडियो से करिए, लेकिन उसको क्या करिए, थोड़ा सा लिखने की भी कोशिश करेंगे ना, तो हैंड राइटिंग आप लोग का सुधरेगा। यहाँ से आप लोग कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन समझा दिए आप लोग को बढ़िया से। बस मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। जय हिंद।